हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लव विद फ्लो। आज का हमारा टॉपिक है डाइंग डिक्लेरेशन यानी कि डीडी। जब भी मैं डीडी बोलूँगी आप समझ जाना मैं डाइंग डिक्लेरेशन यानी कि मृत्युकालिक कथन की बात कर रही हूँ। हिंदी में इसको यही बोलते हैं ना, मृत्युकालिक कथन। ठीक है, अगर मैं इस वर्ड को डाइसेक्ट करूँ तो मृत्युकालिक कथन यानी कि अगर कोई इंसान डेथ बेड पे है, ऑलमोस्ट उसको लग रहा है कि अब उसका अंत समय निकट है, उस मोमेंट पे वो क्या कोई भी कथन बोलेगा उसको डाइंग डिक्लेरेशन मान लिया जाएगा, या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइप का अगर वो स्टेटमेंट दे उसी को डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। और क्या जो पर्सन है वो डेथ बेड पे होना ज़रूरी है डाइंग डिक्लेरेशन देने के लिए, या फिर डेथ बेड पे नहीं है और उसको नहीं लग रहा कि उसकी डेथ होने वाली है, उस कंडीशन में भी अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है वो डाइंग डिक्लेरेशन के अंडर आएगा। किस टाइप के स्टेटमेंट्स को हम डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे और किस टाइप के स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मानेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन कौन कर सकता है, किस फॉर्मेट में होगा, किस पर्सन से होगा, कब हो सकता है, कैसे होगा, ये सब टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। आप सबको पता होगा डाइंग डिक्लेरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशरी मेंस के लिए भी, और इवन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो रिलेटेड टू लॉ। ठीक है, और अगर हम प्रैक्टिकल फील्ड की भी बात करें तो डाइंग डिक्लेरेशन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। तो ये कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी आपको पता होना चाहिए इसकी रेलेवेंसी क्या है, ये आखिर है क्या, क्यों है, क्या है ये डाइंग डिक्लेरेशन। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बड़े आराम से वन बाय वन। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं डाइंग डिक्लेरेशन का मीनिंग, एग्जैक्टली किस तरह के स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं, इसका ऑब्जेक्ट, डाइंग डिक्लेरेशन का ऑब्जेक्ट है तो क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या हैं, कितने टाइप्स का होता है, इसके प्रोविजंस पूरे एक्ट में कहाँ मेंशन है, इंडियन एविडेंस एक्ट में। एक्सेप्शंस कौन सी है जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन जो स्टेटमेंट है उसको डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा, कितने टाइप्स के हो सकते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रैक्टिकल फील्ड में आपको डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड पता ही होने चाहिए। केस लॉज रिलेटेड टू डाइंग डिक्लेरेशन, हम इसमें केस लॉज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन का अगर आपको क्रक्स समझना है तो हमें केस लॉज को डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा ही, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक डाइंग डिक्लेरेशन। सबसे पहले अगर हम सिंपल मीनिंग में इसका मतलब समझने की बात करें सिंपल टर्म्स में, तो डाइंग डिक्लेरेशन का मीनिंग है डिक्लेरेशन मेड बाय एनी पर्सन रिलेटिंग टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। कोई भी पर्सन अगर अपनी ही मृत्यु से रिलेटेड जो कारण है उसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट है उसको बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। या फिर कोई ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसी रीज़न जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई हो, उस सब से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है उसको बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, कोई भी डिक्लेरेशन जो एक पर्सन अपनी ही मृत्यु से रिलेटेड यानी कि अपनी ही डेथ से रिलेटेड, या फिर वो रीज़न जिसकी वजह से उसकी अल्टीमेट डेथ हुई है उससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट अगर कोई पर्सन देता है तो उसको बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। रेलिवेंसी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन कब रेलिवेंट होता है। डाइंग डिक्लेरेशन इज़ रेलिवेंट व्हेन द क्वेश्चन ऑफ डेथ ऑफ द डिसीज पर्सन, जो मर चुका है उसकी अगर डेथ का क्वेश्चन अराइज हो किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। सिविल प्रोसीडिंग में मतलब अगर बाई चांस किसी की विल से रिलेटेड बात हो रही है, किसी की वसीयत से रिलेटेड बात हो रही है कि उसने मरने से पहले ये वसीयत की थी, तो हो सकता है आपको प्रूव करना पड़े कि वो पर्सन मर चुका है, और उस कंडीशन में उसका डाइंग डिक्लेरेशन सिविल मैटर्स में रेलिवेंट हो सकता है। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उसी पर्सन की डेथ से रिलेटेड कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो, या फिर किसी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जिसमें ये प्रूव करना इंपॉर्टेंट है कि वो पर्सन की डेथ हो चुकी है, उस कंडीशन में जो वो डाइंग डिक्लेरेशन है वो रेलिवेंट हो सकता है। जहाँ भी क्वेश्चन ऑफ डिसीज पर्सन की डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होगा वहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट होगा। डाइंग डिक्लेरेशन कौन कर सकता है, हु कैन मेक डाइंग डिक्लेरेशन। अ पर्सन ऑफ एनी एज, किसी भी एज का पर्सन हो, साउंड माइंड हो यानी कि उसको पता हो वो उस मोमेंट पे क्या बोल रहा हो, सोचने समझने की शक्ति हो उसके पास। कंपोज मेंटिस, इन द स्टेट ऑफ कंपोज मेंटिस कैन मेक अ डाइंग डिक्लेरेशन। एक कंपोज मेंटिस का मतलब है उस मोमेंट पे उसके खुद के दिमाग पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, वो कॉन्शियस स्टेट में होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो कोई भी पर्सन साउंड माइंड का, किसी भी एज का, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में डाइंग डिक्लेरेशन कर सकता है। और ये डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, अपनी ही डेथ से रिलेटेड
कॉज के बारे में कोई स्टेटमेंट मेड करना, उसको बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। अब ये डाइंग डिक्लेरेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन को का कंसेप्ट लिया ही क्यों गया है? क्योंकि जो पर्सन मर चुका है, टू सर्व जस्टिस टू द डेड पर्सन, जो पर्सन मर चुका है उसको जस्टिस देना, जिसकी वजह से मौत हुई है उसकी, उस सब कंडीशंस को एनालाइज करने के बाद उसको जस्टिस देना। और ये इस मैक्सिम पे बेस है, नेमो मोरिटोरस प्रेजुमिटर मेंट्री, नेमो मोरिटोरस प्रेजुमिटर मेंट्रिस, नो मैन विल मीट हिज मेकर विद लाई इन हिज माउथ। ये इस मैक्सिम पे बेस है, कोई भी पर्सन अपने मेकर से यानी कि गॉड से अब झूठ के साथ मिलना पसंद नहीं करेगा। यानी कि माना जाता है कि मरने से पहले इंसान के पास जब उसकी दुनिया से सारी आस छूट चुकी होती है, सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और उस मोमेंट पे वो जो भी बोलता है वो सच ही बोलता है, ऐसा माना जाता है। और इसी मैक्सिम के ऊपर, इसी सोच के ऊपर डाइंग डिक्लेरेशन को सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना गया और इसका कंसेप्ट लिया गया है। क्योंकि जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है, आपको पता है, वो ओथ पे नहीं होता। यानी कि अगर कोई और एविडेंस होगा, उसको जो पर्सन है वो एविडेंस दे रहा है या एज अ विटनेस है, उसको हम लेटर स्टेज में क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं। बट डाइंग डिक्लेरेशन के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसने वो स्टेटमेंट दिया था वो ऑलरेडी ये दुनिया छोड़ के जा चुका होता है। बट फिर भी इसको रेलिवेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि माना जाता है कोई भी पर्सन लास्ट टाइम पे जब उसकी दुनिया से सारी उम्मीद टूट चुकी होते हैं, उस टाइम पे झूठ नहीं बोलता। अब अगर हम बात करें कोई भी स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन है, इसके लिए उसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट होने बहुत ज़रूरी हैं। वो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़ तो मस्ट रिलेट टू द कोज ऑफ अ पर्सन ऑन्स डेथ। जो मर चुका है उसकी खुद की डेथ से रिलेटेड वो स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर वो मरते हुए लास्ट मोमेंट पे किसी और की डेथ से रिलेटेड स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़ है, द मेकर नीड्स टू बी ऑफ साउंड माइंड। उस टाइम पे वो साउंड माइंड का होना चाहिए और एक कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए। फिजिकली भले ही वो इतना अच्छे से, मतलब फिजिकली इस हालत में ना होगी वो कुछ कर पाए, बट मेंटली वो इतना फिट होना चाहिए और एक कॉन्शियस स्टेट में होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उस सब का उसको पता हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता हो, एग्जैक्टली उसको पता हो वो एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। ठीक है। थर्ड एसेंशियल है, द पर्सन डज़ नॉट नीड टू बी अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट। ज़रूरी नहीं है अगर कोई पर्सन डेथ बेड पे हो, उसी मोमेंट पे अगर वो अपनी डेथ से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो डाइंग डिक्लेरेशन होगा। हो सकता है उसको उस टाइम पे नहीं लग रहा हो कि उसकी अगली बार डेथ होने वाली है या उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, पर उसने अपनी ये कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया कि अपनी डेथ से रिलेटेड और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो वो भी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर बाय चांस ए ने FIR लॉन्च कराई कि मेरी जान को खतरा है और मुझे सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, और 20 मई में बाय चांस उसने FIR लॉन्च कराई और 21 मई को उसकी डेथ हो गई, तो ये FIR में जो भी उसने स्टेटमेंट दिया था, अपनी डेथ से रिलेटेड दिया था, अल्टीमेट वो ट्रांजैक्शन जिससे उसकी डेथ हुई है या हो सकती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो जो FIR में स्टेटमेंट दिया वो भी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। भले ही उस टाइम उसको ये नहीं लग रहा था कि अगले ही पल उसकी डेथ हो जाएगी, तो ये ज़रूरी नहीं है जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है उस टाइम अपनी डेथ एक्सपेक्ट भी कर रहा हो कि हो सकती है अगले पल। फोर्थ, एसेंशियली द क्वेश्चन ऑफ द डेथ ऑफ द DD मेकर इज़ इन क्वेश्चन इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। और कब रेलिवेंट होगा? जब भी सिविल या क्रिमिनल कोई भी प्रोसीडिंग हो कोर्ट में और जो डिसीज़ की डेथ का क्वेश्चन है वो इशू में हो, वो डिसाइड होना, उस मोमेंट पे डाइंग डिक्लेरेशन, वो स्टेटमेंट जो डिसीज़ ने उस टाइम पे दिया था, किसी अपनी डेथ से पहले दिया था, डेथ से रिलेटेड या डेथ किस वजह से हुई है उसके कॉज से रिलेटेड, उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। अब डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें तो कितने टाइप्स के डाइंग डिक्लेरेशन होते हैं? ये ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, साइन और गेस्चर्स के थ्रू भी हो सकता है। ओरल भी हो सकता है, कोई आपको बोल के भी बता सकता है कि मेरी जान को खतरा है इससे और मुझे लग रहा है शायद मुझे मार देगा, और अगले पल उसकी डेथ हो जाती है, तो ये ओरल डाइंग डिक्लेरेशन होगा। कोई बाई चांस FIR ही लॉन्च करा रहा है, लिख के उसने अपनी FIR या कंप्लेन फाइल की कि मुझे ऐसे ऐसे धमकी मिली है
और मुझे लग रहा है कि शायद ये इंसान मुझे मार देगा, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो रिटर्न में जो भी उसने FIR या कंप्लेन दी थी वो भी डाइंग डिक्लेरेशन ही कंसीडर होगी। ये साइन और गेस्चर से भी हो सकता है। बाई चांस आप इलनेस की वजह से या हॉस्पिटल के बेड पे हो, इस कंडीशन में आप बोल नहीं सकते, तो आप इशारों से भी बता सकते हो किसने आपको इस कंडीशन में पहुँचाया कि आप हॉस्पिटल के बेड पर इस कंडीशन में एडमिट हो। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी को भी कर सकते हैं, हो ज़रूरी नहीं है उस टाइम पे आपके पास पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट हो या फिर मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट हो प्रॉपर आपका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने के लिए। कोई भी पर्सन सामने हो, आप उसको डाइंग डिक्लेरेशन कर सकते हो। उसके बाद हमारा है प्रोविज़न डाइंग डिक्लेरेशन के कहाँ मेंशन है पूरे एविडेंस एक्ट में। सेक्शन 32 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंशन है। कैसे? सेक्शन 32 बात करते हैं केसेस जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज़ डेड और कैन नॉट बी फाउंड। कोई भी पर्सन जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है या फिर वो मिल नहीं रहा है, उसका स्टेटमेंट कब रेलेवेंट होगा, प्रीवियस स्टेटमेंट कब रेलेवेंट होगा। उसने जो भी स्टेटमेंट दिया है किसी प्रीवियस प्रोसीडिंग में, रिटर्न हो या वर्बल हो, रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड, जो डेड हो चुका है या फिर मिल नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि या फिर तो इनकेपेबल हो चुका है, वो अब एविडेंस देने लायक नहीं रहा, बाई चांस उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी हो गई या वो इतना इल है वो एविडेंस देने लायक नहीं रहा, या फिर उसकी जो अटेंडेंस है वो विदाउट एक्सपेंस या फिर विदाउट ज़रूरत से ज़्यादा डिले किया, बहुत ज़्यादा खर्चा किए बिना उसको नहीं बुला सकते। यानी कि बाई चांस पर्सन पहले इंडिया में रहता था, उसने एविडेंस दिया था और अब प्रोसीडिंग तो चल रही है, बट वो पर्सन कहीं बाहर शिफ्ट हो गया किसी फॉरेन कंट्री में, तो अगर उसको बुलाएंगे बहुत सारे एक्सपेंस हमें बियर करने होंगे, और कोर्ट को लग रहा है उसको बुलाए बिना भी काम चल सकता है उसके प्रीवियस स्टेटमेंट पर रिलाई कर सके, तो उस कंडीशन में जो स्टेटमेंट है उसका प्रीवियस स्टेटमेंट ही रेलिवेंट होगा। और किस केसेस में रेलेवेंट होगा, तो यहाँ पे कुछ केसेस मेंशन है, जैसे कि जब वो स्टेटमेंट उसकी खुद की डेथ से रिलेटेड हो, उस कंडीशन में वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन पूरे एक्ट में एक्सप्रेसली तो कहीं मेंशन नहीं है, बट एक पर्सन जिसकी खुद की डेथ से रिलेटेड स्टेटमेंट और उसकी डेथ हो जाती है, जो ये स्टेटमेंट ये रिवील करता है उसकी डेथ कैसे हुई या क्या रीज़न से जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसकी डेथ हुई, ये रिवील करता हो, तो उसको हम बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है। या फिर जो स्टेटमेंट है वो रिलेटेड हो कोर्स ऑफ बिजनेस से। फॉर एग्जांपल, बाई चांस कोई पर्सन है, उसने प्रीवियसली स्टेटमेंट दिया था कि उसने बिजनेस बुक में ये एंट्री की थी, पर्टिकुलर एंट्री की थी, पर अब ड्यू टू वो इल है या इनकेपेबल है एविडेंस देने की या किसी वजह से उसको दोबारा बुला नहीं सकते, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसके प्रीवियस स्टेटमेंट पर रिलाई करेंगे और हम जो बिजनेस बुक है पर्टिकुलर उसको भी एग्जामिन कर सकते हैं कि उसने वो पर्टिकुलर एंट्री की थी या नहीं की थी। ठीक है। थर्ड है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो किसी पर्सन ने दिया हो प्रीवियसली, जो उसके खुद के अगेंस्ट जा रहा हो। जस्ट लाइक बिजनेस बुक का एग्जांपल ले लेते हैं कि ए ने बोला कि बी ने मुझे एम्प्लॉयमेंट इसी नाम पे दिया था कि अगर मैं उसकी जो बिजनेस बुक है उस पर गलत एंट्री करूं और उसका टैक्स बचाऊं, तो उस कंडीशन में आप उसके प्रीवियस स्टेटमेंट पे रिलाई करेंगे। अगर उसको बुलाना दोबारा से पॉसिबल नहीं है, आप जो बिजनेस बुक है उसकी एंट्री चेक करेंगे। ठीक है। फोर्थ है और गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट, कस्टम और मैटर्स रिलेटिंग टू जनरल इंटरेस्ट। या फिर कोई ऐसा जो वो है मैटर है वो ऐसा है पब्लिक राइट से रिलेटेड या किसी कस्टम या जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, उसके ऊपर किसी ने अपना ओपिनियन दिया हो। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर ट्राइब है जिसमें जो मैरिज होती है वो गार्लैंड्स को एक्सचेंज करके होती है, उनका कस्टम है, तो इससे रिलेटेड कोई भी जो उसको फॉलो करते हैं उनमें से किसी भी पर्सन का ओपिनियन मैटर कर सकता है, तो उस प्रीवियस पर्सन के उस स्टेटमेंट पे हम रिलाई कर सकते हैं उसको दोबारा बिना बुलाए, अगर वो स्टेटमेंट देने के अब इनकेपेबल हो चुका है। या फिर किसी रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड मैटर हो। फॉर एग्जांपल, अगर क्रुएल्टी का केस चल रहा है और उसमें हमें जानना है कि पर्सन रियल में क्रुएल है या नहीं है, तो सोसाइटी में हो सकता है उसकी बहुत अच्छी इमेज हो, पर जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उसकी मदर हो गई, उसकी सिस्टर हो गई, उसकी वाइफ हो गई, वाइफ के साथ तो केस चल ही रहा है, तो मदर्स हो गई, सिस्टर हो गई, या उसका ब्रदर हो गया, या जो भी उससे एडॉप्शन से, मैरिज से या कैसे भी जो उसके रिलेटेड फैमिली मेम्बर्स हैं उनका जो ओपिनियन है या स्टेटमेंट है वो मैटर करेगा। तो उस कंडीशन में अगर उन्होंने प्रीवियस कोई स्टेटमेंट दिया था तो उस पर हम रिलाई कर सकते हैं। या फिर स्टेटमेंट जो है विल डीड या फैमिली अफेयर से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसका स्टेटमेंट, क्योंकि जो विल वगैरह होती है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट तो है नहीं, तो जिसके लिए एग्जीक्यूट हुई होगी फैमिली मेम्बर्स को उससे रिलेटेड जो भी बात है वो पता होगी, अगर वो क्वेश्चन में है तो हम उस विल वगैरह से या फैमिली मेम्बर्स के स्टेटमेंट पर रिलाई कर सकते हैं।
या फिर है अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन मेंशन इन सेक्शन 13 क्लोज 1, यानी कि कस्टम से रिलेटेड अगर कोई मैटर है या फिर कोई ऐसा मैटर है जिसमें बहुत सारे लोगों ने अब उस रेलेवेंट मैटर से लेके जो रेलेवेंट मैटर क्वेश्चन में है उससे रिलेटेड अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हों। फॉर एग्जांपल जो बम, अगर कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या फिर कोई, फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी पटरी से उतर गई और ट्रेन यानी कि, और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में जो भी उस ट्रेन में सवार लोग थे उन सबकी जो स्टेटमेंट है वो मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला एकदम से बहुत ज़ोर से ट्रेन चली रही थी, आवाज़ आई और फिर साइड में कांच जो था वो पड़ा हुआ था, या फिर इस तरह से आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जो भी जिस तरह के भी स्टेटमेंट है उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को जो स्टेटमेंट है या फीलिंग्स है वो मैटर करती हैं। तो उस कंडीशन में जो पर्सन है जो अब इनकैपेबल हो चुका है स्टेटमेंट देने के, उसको नहीं बुलाएंगे तो भी और किसी पर्सन की या फिर उसके प्रीवियस स्टेटमेंट पे हम रिलाई कर सकते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं पर्टिकुलर वो 32 सब क्लोज 1, यानी कि जब स्टेटमेंट रिलेट हो उसी पर्सन की डेथ से रिलेटेड स्टेटमेंट हो, उस कंडीशन में वो डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट होगा। तो इसकी जो प्रोविज़न है वो 32 सब क्लोज 1 में मैंशन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ एक्सेप्शन है जब जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर नहीं होगा। अगर जो स्टेटमेंट है वो जो पर्सन मर चुका है, डिसीज्ड पर्सन है, उसकी खुद की जो डेथ है वो क्वेश्चन में ना हो किसी भी प्रोसीडिंग में, तो उस कंडीशन में जो इसका डाइंग डिक्लेरेशन है वो रेलिवेंट नहीं होगा। सेकेंड इज़ इफ़ द डिक्लेयरर इज़ नॉट इन द फिट स्टेट ऑफ टू मेक अ स्टेटमेंट। अगर जो डिक्लेयरर था, डाइंग डिक्लेरेशन जिसने दिया, उस कंडीशन में वो मेंटल था, इंसेन था, या कोई ऐसी कंडीशन थी जिस वजह से वो स्टेटमेंट बनाने की फिट मेंटल स्टेट में नहीं था, तो उस कंडीशन में वो स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होगा। थर्ड में अगर एक से ज़्यादा किसी पर्सन ने डाइंग डिक्लेरेशन किए और हर डाइंग डिक्लेरेशन एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्टरी है, यानी कि एक दूसरे का विरोधाभासी है, उस कंडीशन में भी डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर ए ने बी के आगे डाइंग डिक्लेरेशन किया कि मुझे सी ने मारा, ए ने फिर डी के आगे डाइंग डिक्लेरेशन किया कि मुझे तो पी ने मारा, और फिर किसी और के आगे डाइंग डिक्लेरेशन किया, उसमें किसी और का नाम लिया। इस कंडीशन में 3-4 डाइंग डिक्लेरेशन किए और सब एक दूसरे के अगेंस्ट थे, उस कंडीशन में वो डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट नहीं होगा। और अगर किसी अनसाउंड पर्सन के माइंड ने डाइंग डिक्लेरेशन किया हो या फिर कोई पर्टिकुलर साउंड माइंड का पर्सन हो, बट उस टाइम पे वो अनसाउंड माइंड का हो और उसने डाइंग डिक्लेरेशन किया हो, तो उस कंडीशन में वो उस डाइंग डिक्लेरेशन पे रिलाई नहीं कर सकते। अगर वो डेथ से रिलेटेड स्टेटमेंट ना हो, इनकन्सिस्टेंट हो, किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं आएगा। और अगर जो स्टेटमेंट है वो डेथ से तो रिलेटेड है, पर जो डिसीज पर्सन है उसकी खुद की डेथ से नहीं बल्कि किसी और इंडिविजुअल की डेथ से रिलेटेड है, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन के मैटर में नहीं आएगा, वो भी रेलेवेंट नहीं होगा एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन सर्कमस्टेंसेस केस के ऐसे हैं, किसी ने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया, किसी ने उसको ट्यूटर कर दिया, यानी कि सिखा दिया कि आपको एग्जैक्टली ये बोलना है या इसके ऊपर ब्लेम डालना है, तो उस कंडीशन में वो डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट नहीं होगा। अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन इनकम्प्लीट है बट उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वो रिलेवेंट हो सकता है, बट अगर उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन रिलेवेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट डिक्लेरेशन एक्सेप्ट इफ़ ओनली द लास्ट क्वेश्चन इज़ नॉट आंसर्ड, यानी कि अगर किसी ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया, फॉर एग्जांपल ए ने बोला कि मैं ऐसे अपनी ऑफिस से आ रहा था और मुझे बी ने पिस्टल से शूट किया, और एग्जैक्टली लास्ट में वो ये बोलना चाह रहा था कि शाम के 5 बजे थे, या उसने इतनी दूर से मुझे शूट किया या आगे से पीछे से, वो ये सब नहीं बोल पाया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया और उसकी डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में डाइंग डिक्लेरेशन इनकम्प्लीट है क्योंकि वो कुछ लास्ट के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, बट वो डिस्क्लोज कर रहा है कि उसकी डेथ का रीज़न कौन है या किस वजह से उसकी डेथ हुई, तो इस कंडीशन में वो इनकम्प्लीट होने के बाद भी वो डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्टेबल होगा। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो नोट करने की बात है वो ये है, अगर कोई पर्सन जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया बट वो उसकी डेथ नहीं हुई, यानी कि उसको लग रहा था कि शायद वो मरने वाला है, बाई चांस कोई डेथ बेड पे था, उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया बट उसके बाद उसकी डेथ नहीं हुई और वो बच गया, तो उस कंडीशन में जो उसका स्टेटमेंट और डाइंग डिक्लेरेशन की तरह ट्रीट नहीं होगा, क्योंकि उस पर्सन को अब बुला के हम कोर्ट में ओथ पे भी स्टेटमेंट ले सकते हैं और उसको क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं उसके प्रीवियस स्टेटमेंट के बिहाफ पे।
तो इस वजह से वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर नहीं होगा, वो अदर पीस ऑफ एविडेंस की तरह कंसिडर होगा। क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी स्टेटमेंट तभी होगा जब वो स्टेटमेंट उस पर्सन की डेथ से रिलेटेड हो, जिसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, उसकी अपनी डेथ से रिलेटेड हो और वो मर चुका है। इस वजह से अब हम उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते और वो ऑथ पे कभी भी नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो खुद एक्सेप्शन है हेयर से एविडेंस का। हेयर से एविडेंस मतलब कहीं सुनी बात पे हम बिलीव नहीं करेंगे। कोर्ट कभी भी कहीं सुनी बात पे बिलीव नहीं करता। बट यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें तो जो पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है उसने किसी को एक स्टेटमेंट उसने किसी को दिया और रिलेटेड टू कॉज ऑफ हिज डेथ, और उसने उस स्टेटमेंट को सुनने के बाद कोर्ट में बताया कि उसने ऐसे ऐसे मुझे कहा था। तो ये कहीं सुनी बात है, बट डाइंग डिक्लेरेशन होने की वजह से ये एक्सेप्टेबल है। तो ये हेयर से एविडेंस का जो जनरल रूल है कि कहीं सुनी बात को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका ये एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइंग डिक्लेरेशन से इंपॉर्टेंट, जो नोट करने बहुत एसेंशियल हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़, जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो सोल बेस हो सकता है कन्विक्शन का। अगर वो रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड प्रूफ हो जाए तो सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है किसी को कन्विक्ट करने के लिए, और एविडेंस या विटनेस नहीं मिले तो भी। Second is, a medical certificate by the doctor that the deceased was not in fit state to make the dying declaration is not enough to discard the dying declaration if the person who recorded it proved beyond reasonable doubt that the deceased was in fit mental state। अगर डॉक्टर ने बाय चांस ये सर्टिफाई कर दिया कि जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया उस मोमेंट पे वो इस लायक नहीं था कि वो डाइंग डिक्लेरेशन सही से दे सके, इस मेंटल स्टेट में, फिट स्टेट में नहीं था, बट जिसको उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया उस पर्सन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव कर दिया अगर कि वो पर्सन इस स्टेट में था और उसने जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया है वो उसने फिट मेंटल स्टेट में दिया है, तो सिर्फ डॉक्टर के सर्टिफिकेट के बिहाफ पे उस स्टेटमेंट को एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो स्टेटमेंट एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्टेबल होगा, बट प्रूव होना चाहिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर बाई चांस एक लेडी है, उसको केरोसिन डाल के उसके हस्बैंड ने आग लगा दी और वो 80% तक जल चुकी है, तो डॉक्टर ने बोला 80% बर्न तक वो जल चुकी है, इस वजह से वो इस फिट मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो डाइंग डिक्लेरेशन दे सकें। बट उस केस के सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे कि वो लेडी खुद 3 रिक्शा जलने के बाद 3 रिक्शा को एक्सचेंज करके हॉस्पिटल तक पहुंची थी, तो इससे प्रूव हुआ था कि वो फिट मेंटल स्टेट में थी और वो डॉक्टर के सर्टिफिकेट से उसका डाइंग डिक्लेरेशन डिसरिगार्ड नहीं किया गया था बल्कि उसको एक्सेप्ट किया था। अब थर्ड पॉइंट इज, ऑल काइंड्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन आर एक्सेप्टेबल बट रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट इज मोस्ट रेलिवेंट। वैसे तो हर तरह के ओरल हो, रिटर्न हो या किसी भी तरह का डाइंग डिक्लेरेशन हो, किसी को भी दिया गया हो, पुलिस ऑफिसर को, सिंपल पर्सन को, किसी डॉक्टर को, किसी को भी, वो सारे रेलिवेंट है। बट अगर मैजिस्ट्रेट प्रॉपर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करे तो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर होता है। फोर्थ इज, according to the facts of the case, sometimes the doctor's certificate which certify the unfit medical state to make dying declaration is not sufficient। अगर सर्कमस्टेंसेस शो कर रहे हैं कि पर्सन जो था वो कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में था, तो डॉक्टर का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है कि वो फिट स्टेट में नहीं था, मेकर ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन जिसने मेक किया, स्टेटमेंट दिया, वो फिट स्टेट में नहीं था, सिर्फ उस बिहाफ पे अगर ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो जाए तो डाइंग डिक्लेरेशन को डिसरिगार्ड नहीं करेंगे बल्कि वो एक्सेप्टेबल होगा। वही केरोसिन से जलने के बाद जो लेडी 3 रिक्शा चेंज करके हॉस्पिटल गई है, उसी का एग्जांपल यहाँ पे लगेगा। अब अगर डाइंग डिक्लेरेशन को सही से समझना है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है केस लॉज को डील करना। तो केस लॉज थोड़े लंबे होने वाले हैं बट इनका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट केस है वो है क्वीन अब्दुल्ला वर्सेस किंग एम्परर 1885 का केस है। इसमें जो दुलारी थी एक प्रोस्टिट्यूट, एक्यूज़ ने उसके जो गर्दन है उसको शार्प रेजर से कट कर दिया था, जिस वजह से वो बोलने लायक नहीं बची थी। बट उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ पे उसका प्रॉपर डाइंग डिक्लेरेशन जो है रिकॉर्ड हुआ। उस कंडीशन में क्योंकि उसका गला रेजर से कटा हुआ था, वो इस हालत पे नहीं थी कि वो बोल सके। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर रहे थे उन्होंने बोला कि आप सिर्फ साइन यानी कि अपना हाथ हिला देना, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, किसने आपके साथ ऐसा किया, किसने आपके गले को इतनी बुरी तरह से रेजर से रेता, आप हाथ हिला के बता देना। तो उस कंडीशन में जो साइन लैंग्वेज से दुलारी ने, जो प्रोस्टिट्यूट थी, अपना जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया था वो एक्सेप्टेबल हुआ था
और यहाँ से ये था कि डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इवन साइन लैंग्वेज में भी। दूसरा जो हमारा केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर 1939 का केस है। इसमें क्या हुआ था, 1937 को जो डिसीज़ है उसकी डेड बॉडी मिली थी 60 टुकड़ों में, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट, ट्रेन के थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में। तो जो केस था उसके फैक्ट्स ऐसे हैं कि 1933 में जो डिसीज पर्सन है, यानी कि जो जिसकी डेथ हो चुकी है, उसने एक्यूज़ की वाइफ को लोन दिया था 3000 रुपीज़ का 18% पर एनम के इंटरेस्ट पे, और उसी लोन के इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड जो उनके आपस में 50 लेटर्स और कुछ नोट्स एक्सचेंज हुए थे, और हर लेटर पे या नोट्स पे जो एक्यूज़ की वाइफ है वो साइन करती थी। तो 21/1937 को जो डिजीज़ है उसको एक फिर से एक्यूज़ की वाइफ का एक लेटर मिला। इस बार उसने साइन नहीं किए हुए थे, बट उसको बुलाया हुआ था बैरहमपुर, जहाँ पे जो एक्यूज़ है वो अपनी वाइफ के साथ रहता था, और जो डिसीज़ है उसको बुलाया था कि आप आके अपनी लोन के इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लो और हम आपको दे देंगे। तो एक्यूज़ ने जाने से पहले अपनी वाइफ को बोला कि मैं बहरामपुर जा रहा हूँ ऐसे ऐसे अपनी लोन के इंस्टॉलमेंट रिसीव करने के लिए। तो 21 मार्च को एक्यूज़ ने ट्रेन ली, 21 मार्च को जो डिसीज़ है जिसकी डेथ हो चुकी है, कुरी नकाराजू उसका नाम था, उन्होंने ट्रेन ली और वो बहरामपुर जाने के लिए उन्होंने ट्रेन ली, अपनी इंस्टॉलमेंट लोन की जो लेने जा रहे थे। 23 मार्च को जो डिसीज़ है उनकी डेड बॉडी रेलवे के कंपार्टमेंट में मिली ट्रेन में, और 60 टुकड़ों में वो बॉडी कटी हुई थी। तो इस केस में क्वेश्चन ये अराइज हुआ था, जो स्टेटमेंट डिसीज़ ने अपनी डेथ से पहले दिया था अपनी वाइफ को कि मैं ऐसे ऐसे बहरामपुर जा रहा हूँ अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट रिसीव करने, क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन है? तो इसमें ये था, उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है डाइंग डिक्लेरेशन के। उस स्टेटमेंट को करने के बाद डिसीज़ की डेथ हो गई, और उस स्टेटमेंट से ये रिवील हुआ एग्जैक्टली डिसीज़ कहाँ जा रहा था और कौन सा ट्रांजैक्शन था जो उनकी डेथ का रीज़न बना। तो इस वजह से उसको एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर किया गया था। बाद में जो डेड बॉडी थी वो ट्रेन में मिली थी और एक स्टील ट्रंक के अंदर थी। जो स्टील ट्रंक जिनकी दुकान से स्टील ट्रंक ख़रीदा गया था, उन दोनों एम्प्लॉय का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था, और उन्होंने बोला था एक्यूज़ और उसकी वाइफ ने एक मीडियम साइज़ का स्टील ट्रंक परचेज़ किया था। बाद में जो एक्यूज़ और उसकी वाइफ है उसी स्टेटमेंट के बिहाफ पे कि जो डिसीज़ है वो बहरामपुर जा रहा है लोन के इंस्टॉलमेंट रिसीव करने, इसी स्टेटमेंट के बिहाफ पे पूरा केस डिस्क्लोज हुआ था और वो कन्विक्ट हुए थे एक्यूज़ और उसकी वाइफ। तो इस स्टेटमेंट को एज अ डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट किया गया था, जो एक्यूज़ ने जाने से पहले और अपनी डेथ से पहले लास्ट स्टेटमेंट अपनी वाइफ को बोला था। उसके बाद जो हमारा केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957। इस केस में ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि डाइंग डिक्लेरेशन सोल बेसिस हो सकता है कन्विक्शन का, यानी कि सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन है और उसको कॉर्पोरेट करने के लिए और कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है, ना कोई विटनेस है, तो क्या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बिहाफ पे कोर्ट किसी को कन्विक्ट कर सकता है? तो इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो ऐसे हैं, बाबूलाल को तुकाराम और कुशल राव ने अटैक किया था 2 और पर्सन्स के साथ मिलके, लाठी डंडों के साथ, और टाइम था करीब 9 PM इन द नाइट, यानी कि रात के 9 बजे के करीब। तो उस कंडीशन में जो बाबूलाल था उसको मायो हॉस्पिटल में लेके गया। जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस है वो है कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 का केस है। इस केस में जो बाबूलाल है उसके ऊपर अटैक किया था तुकाराम और कुशल राव ने 2 और पर्सन्स के साथ, लाठी और डंडों से 9 PM के अराउंड। तो इस केस में जो बाबूलाल था इंजर्ड कंडीशन में उसको मायो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और उन्होंने डॉक्टर को बोला कि मेरे ऊपर कुशल राव और तुकाराम ने अटैक किया और उनके साथ 2 और पर्सन थे। उसके बाद जो डॉक्टर हैं उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो वहाँ से SI सब इंस्पेक्टर आए और उन्होंने जो बाबूलाल है उसकी कंडीशन देख के कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, कभी भी इनकी डेथ हो सकती है, मैजिस्ट्रेट को बुलाने की जगह खुद ही एक DD रिकॉर्ड कर लिया और उधर मैजिस्ट्रेट को भी इन्फॉर्म कर दिया। तो जो उन्होंने सब इंस्पेक्टर को डाइंग डिक्लेरेशन दिया उसमें भी उन्होंने सेम स्टेटमेंट रिपीट किया कि तुकाराम और कुशल राव ने 2 और पर्सन्स के साथ उनके ऊपर लाठी डंडों से अटैक किया।
उसके बाद इतने में मैजिस्ट्रेट भी आ गए और थर्ड डाइंग डिक्लेरेशन जो है बाबूलाल का डॉक्टर की प्रेजेंस में मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया। और जो सेकंड डाइंग डिक्लेरेशन था उसमें भी डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया था कि बाबूलाल फिट मेंटल स्टेट में है डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो उस कंडीशन में जो तीनों डाइंग डिक्लेरेशन थे उनके बिहाफ पे जो एक्यूज थे उनको कन्विक्ट किया गया था, क्योंकि जैसे ही इंजर्ड कंडीशन में बाबूलाल को हॉस्पिटल लेके आया गया उस टाइम पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि उनको कोई ट्यूटर कर सके या कोई इन्फ्लुएंस कर सके एक पर्टिकुलर काइंड का डाइंग डिक्लेरेशन मेड करने के लिए। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन बिल्कुल ट्रू था, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ हो रहा था और मेंटल कंडीशन भी ठीक थी, क्योंकि 3 पर्सन्स के आगे उन्होंने सेम डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कराया और इस कंडीशन में जो डाइंग डिक्लेरेशन था वो सॉल बेसिस था कन्विक्शन का इस केस में। और इस केस से कुछ रूल सेट आउट हुए थे, जो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल है डाइंग डिक्लेरेशन सोल बेसिस हो सकता है कन्विक्शन का अगर वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो जाए। दूसरा रूल, कोर्ट को क्लोजली एनालाइज करना पड़ेगा हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को, डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट मतलब रिलाई करने लायक है या नहीं है इसको समझने के लिए। डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो वीक काइंड का एविडेंस बिल्कुल नहीं है, ये अदर एविडेंस की तरह सेम फुटिंग पे है और इसलिए सोल बेसिस भी हो सकता है कन्विक्शन का। हर तरह के डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्टेबल हैं, बट अगर मैजिस्ट्रेट उसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में प्रॉपर रिकॉर्ड करे तो वो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट डाइंग डिक्लेरेशन होता है। और कोर्ट को स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा क्लोजली कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है केस के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग किस कंडीशन में जो है डाइंग डिक्लेरेशन मेड हुआ और जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो रिलाई करने लायक है या नहीं है। और उसके बाद हमारा जो फोर्थ केस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 का केस है। इसमें जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ के ऊपर केरोसिन ऑयल डाल के उसको बर्न किया था। टोटल 6 डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुए थे, 3 थे ओरल और 3 थे रिटर्न प्रॉपर। तो सबसे पहले जो डाइंग डिक्लेरेशन था जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, एएसआई ने डॉक्टर की प्रेजेंस में एक डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया डिसीज़ का, जिसमें उन्होंने बोला कि वो चाय बनाते हुए उनके ऊपर केरोसिन ऑयल गिर गया और ये एक एक्सीडेंट था और किसी का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब उनके डिसीज पर्सन के जब अंकल उनसे हॉस्पिटल में मिलने आए तो उस टाइम उन्होंने बताया कि एक्यूज़ ने उनके ऊपर केरोसिन ऑयल डाला था और उसके बाद मैचिस स्टिक से आग लगा के उनको जलाया। उसके बाद ये सुनने के बाद जो डिसीज पर्सन के अंकल थे उन्होंने 2 एप्लीकेशन दी, एक दी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, दूसरी दी डीएसपी ऑफ पुलिस को। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने उनका आगे डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया, उसमें उन्होंने सेम बात बोली कि उनके ऊपर केरोसिन डाल के आग लगाई गई और ये सब उनके हस्बैंड ने और उनके रिलेटिव्स ने किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट डाइंग डिक्लेरेशन जो है एसआई ने सब इंस्पेक्टर ने रिकॉर्ड किया, उसमें भी एक डिसीज ने सेम बात बोली कि एक्यूज पर्सन ने उनके ऊपर केरोसिन डाल के आग लगाई और उसमें उनके फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व थे। और बाद में जब कोर्ट में जब डाइंग डिक्लेरेशन सबमिट हो रहे थे तो उस कंडीशन में जो एएसआई थे उन्होंने बोला कि उस टाइम पे जब वो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर रहे थे तो उनको लगा एक्यूज अंडर प्रेशर है और उनकी जो मदर इन लॉ थी उस टाइम पे प्रेजेंट थी, तो इसलिए उन्होंने एक्यूज ने डाइंग डिक्लेरेशन अंडर प्रेशर दिया था। तो उस कंडीशन में कोर्ट ने जो फर्स्ट डाइंग डिक्लेरेशन है उसको रिजेक्ट किया और जो बाकी डाइंग डिक्लेरेशन है जो एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया था और एक एसआई ने रिकॉर्ड किया था, उन दोनों डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे जो एक्यूज था उसको कन्विक्ट किया और उसको पनिशमेंट दिया। अब हमारा एक केस है उल्का राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2001 का केस है। इसमें जो एक्यूज है उसकी वाइफ और डॉटर के ऊपर केरोसिन डला था और वो दोनों जल गई थी और दोनों की लास्ट में डेथ हो गई थी। तो वाइफ जब एडमिट थी उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया था कि जो उसका हस्बैंड है उसने उसके ऊपर और उसकी डॉटर के ऊपर केरोसिन डाल के आग लगा दी। बाद में ये क्लियर हुआ था कि जो उसकी वाइफ है वो ऑलरेडी इंसेन पर्सन है और वो अंडर ट्रीटमेंट है, मेडनेस के लिए वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रही है। तो इस कंडीशन में उसके डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर कोर्ट ने रिलाई नहीं किया था और एक्यूज कन्विक्ट नहीं हुआ था। और जो 6 केस है वो है अब्दुल सत्तार वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1955 का केस है। इसमें ये डिसाइड हुआ था अगर डाइंग डिक्लेरेशन इनकम्प्लीट है बट उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं टू बी अ डाइंग डिक्लेरेशन,
तो उस कंडीशन में उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। उसके बाद जो 7th केस है वो है मुन्नू राजा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1975 का केस है। इसमें जो FIR है उसको ही एज अ डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट किया था, क्योंकि जो FIR है उसमें ही डाइंग डिक्लेरेशन के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। वो जो डिसीज पर्सन है उसने मरने से पहले लिखवाई थी और वो डिस्क्लोज़ कर रही थी उसकी डेथ का रीज़न या ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, और वो कॉन्शियस स्टेट में जो है FIR लॉन्च करवाई गई थी, और जो प्रोसीडिंग थी उसमें एक्यूज़ की डेथ का क्वेश्चन अराइज हुआ था। तो इस तरह से हमारा डाइंग डिक्लेरेशन का क्वेश्चन होता है, टॉपिक होता है कंप्लीट। आई होप इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और आज हमारा डाइंग डिक्लेरेशन का टॉपिक हुआ कंप्लीट। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून विद लॉ विद फ्लो फॉर मोर सच टॉपिक्स। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय।